हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर देखो 5 जून का भी है और 12 जून का भी है, यानी कि आज का। दोनों के दोनों यहाँ पर आपके कवर कर लिए जाएंगे। पहले 5 जून के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पर दी गई थी, और फिर देखेंगे कि 12 जून के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो कवर की गई थी। मैंने वैसे यहाँ पर चैप्टर्स लगा दिए हैं, तो चैप्टर्स पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली 12 जून या 5 जून दोनों ही देख सकते हो। सब पीडीएफ वगैरह भी है इसकी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे आर्टिकल को देखना शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें काम की निकलती हैं क्या नहीं निकलती। प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक थे जो यहीं से ही सोल्व हो जाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत यहाँ पर करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह से कवर नहीं हो सकती, आपको भी पता है ये चीज़ें। ओके, तो हाँ चलिए फ़िलहाल तो आज का शेड्यूल शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो यहाँ पर आर्टिकल है, बेसिकली ये आपका बताता है कॉकरोच कोर्टशिप के बारे में। किसी काम का नहीं हमारे एग्जाम के पर्पज़ से, बट दिया क्या गया है, एक निगाह अगर हम यहाँ पर मार लें तो एक इनके अंदर रैपिड एडेप्टिव चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। ये चेंजेस क्या हैं कि ये जो हैं वो स्वीट टेस्टिंग पॉइजन्स को अवॉइड करने लगे हैं। कॉकरोचेस इस पॉइजन को अवॉइड करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब ये शुगर को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट इतनी सी न्यूज़ यहाँ पर थी, आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। ओके, तो ग्लूकोज है या शुगर है उसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसके इनके अंदर जो है वो एडेप्टिव चेंजेस देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है स्टार टेम्परेचर। स्टार टेम्परेचर का मतलब क्या है जापान के कुछ वेदर सैटेलाइट हैं, उन्होंने ये विटनेस किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रेट डिमिंग ऑफ द रेड सुपर जायंट, जिसका नाम था बेटलगीज। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इस टर्म को यहाँ पर नोट कीजिएगा। तो ये एक स्टार था, सुपर जायंट स्टार था, जिसका नाम था बेटलगीज, और इसको 2019 में यहाँ पर मॉनिटर करना शुरू किया गया। और ये वेदर सैटेलाइट जो यहाँ पर जापान ने यूज़ किया, इस सैटेलाइट का नाम था हिमवारी 8। तो ये भी याद रखिएगा भाई, अब नया पैटर्न आया है कि आपको इधर कुछ दे देता है और इधर आपका कुछ दे देता है, और नीचे पूछता है कितने ऑप्शन सही हैं। कितने ऑप्शन सही हैं सबसे हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, क्योंकि आपको चारों पता होने चाहिए। तो ऐसा सैटेलाइट, और आगे यहाँ कंट्री दे सकता है। ओके, और ये हिमवारी नाम का सैटेलाइट ऐसा लगता है कि इंडिया का सैटेलाइट हो सकता है, वेदर सैटेलाइट हो सकता है, बट ये जापान का वेदर सैटेलाइट है। तो अब आप चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। करीब 7-8 क्वेश्चन इसी तरीके के निकले थे कि कितने ऑप्शन सही हैं, हाउ मैनी। ठीक है, तो सारे बच्चे उस चीज़ को छोड़ करके ही आए हैं। जब तक आपको चारों नहीं पता आप रिस्क नहीं ले सकते। ऑलराइट, तो ये हिमवारी 8 जो है वो उसकी मदद से इन्होंने जो बेटलगीज नाम का सुपर जायंट स्टार था 2019 में, उसकी मॉनिटरिंग शुरू की, और पता चला कि इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ओके, और कम होता चला जाने का मतलब ये है कि आप देखो इमेज के अंदर जनवरी 2019 में ये ऐसा दिख रहा था, लेकिन फिर और ज़्यादा धुंधला हो गया। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेट डिमिंग। ठीक है, टर्म भी याद रखना कि ग्रेट डिमिंग नाम की टर्म कहाँ इस्तेमाल हो रही है, तो ये आपकी स्पेस सेक्टर के अंदर में यूज़ हो रही है। कभी कहीं और आपको दे दे 4 ऑप्शन में करके, जैसे ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा उसी तरीके से। ठीक है, तो ग्रेट डिमिंग कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो ये आपकी स्पेस सेक्टर के अंदर है। और एक स्टार का जो बेसिकली आप कहें टेम्परेचर है, वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि स्टार का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है, और ये धुंधला होना शुरू हो जाता है। डिमिंग का मतलब होता है धुंधला हो जाना शुरू होता है, और इसके पीछे का एक रीज़न भी बताया गया कि स्टार के सरफेस पर भारी मात्रा में जो डस्ट स्टॉर्म है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिम हो गया है। खैर, डस्ट स्टॉर्म पर मत जाइए, बट इतना तो याद रखिए व्हाट इज़ दिस ग्रेट डिमिंग। उसके बाद आगे बात करें तो आपको पता चलेगा, लिखा हुआ है स्टार और सैटेलाइट। स्टार और सैटेलाइट का मतलब हमने आकाश में देखा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ स्टार है और कौन सी चीज़ सैटेलाइट है। बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं, पूरी दुनिया भर से यहाँ पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। मेगा कॉन्स्टलेशन है, जैसे कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क है। ठीक है, ये कई सारे सैटेलाइट छोड़ रहा है, और आने वाले समय में और थाउजेंड्स यहाँ पर छोड़ने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब पता नहीं लगता कि आसमान में एक स्टार चमक रहा है या एक सैटेलाइट चमक रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक वरीड सिनेरियो है, क्योंकि अगर हम स्टार की ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो उसके बीच में सैटेलाइट्स आते रहेंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स स्टार्स की तुलना में पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास यहाँ पर हैं। तो स्टार्स की ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका जो इम्पैक्ट है वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पर। ओके, देखो, इफ़ दैट हैपेंस, मतलब अगर बहुत सारे सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च करते रहे एट
some latitudes and times of years many stars visible to the naked eye will actually be satellite and not stars। तो देखने के लिए आएगा कि जो स्टार्स हमें जो बिना टेलीस्कोप के दिख जाते थे वो दिखने यहाँ पर बंद हो जाएंगे और बस हमें सैटेलाइट ही सैटेलाइट दिखाई देंगे। बेसिकली ये जो कंसेप्ट आपका जुड़ा हुआ है ये आप स्पेस डेब्रिस से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। स्पेस डेब्रिस के अंदर केपलर सिंड्रोम वगैरह आ जाते हैं, उन चीज़ों से इसको जोड़ करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अलग से इसका कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं बनता, ठीक है। बट हाँ, हम स्पेस डेब्रिस को तो बढ़ा रहे हैं और सैटेलाइट्स की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है कि मंकी पॉक्स वायरस म्यूटेटेड एट अ हायर रेट। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है वो बहुत ही जो मतलब आपको पता है ना म्यूटेशन क्या होता है। अगर अभी भी किसी को म्यूटेशन नहीं पता है तो भाई पिछले 2 साल 3 साल आप कहाँ थे, ठीक है। तो म्यूटेशन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई है। अब तो इंडिया के हर एक व्यक्ति के जुबान पर ये चीज़ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ दिस म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हुए, म्यूटेशन हो गया। कोविड-19 ने यही तो सिखाया हमें, और क्या सिखाया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मंकी पॉक्स वायरस के अंदर में भी म्यूटेशन के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं और हायर रेट ऑफ केसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन के कारण आपको पता है कि क्या होता है। जब म्यूटेशन हो जाता है तो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होंगे और जब चेंजेस होंगे तो जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स मौजूद हैं वो प्रभावी नहीं रहेंगी, और प्रभावी नहीं रहेंगी तो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी न्यू वैक्सीन्स, और न्यू वैक्सीन्स बनाने के लिए हमें चाहिएगा टाइम, ठीक है। तो ये हम कर नहीं सकते क्योंकि इतनी देर में तो डेथ रेट बहुत ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये म्यूटेशन जो अगर हायर रेट का है तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, डेथ रेट भी हाई देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों मैंने आपको मंकी पॉक्स के बारे में पिछली 2 बार में बहुत कुछ पढ़ाया है, ठीक है। पिछले 2 अगर आप देखोगे ना कि मई के साइंस एंड टेक के, तो उसमें काफ़ी कुछ पढ़ाया मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मैंने आपको उसके अंदर एक पॉइंट बताया था कि फ़िलहाल मंकी पॉक्स के लिए स्पेसिफिकली कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए जो हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे थे पहले से ही, उस वैक्सीन का हम मंकी पॉक्स के लिए इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही थी वही मंकी पॉक्स के लिए होगी, क्योंकि दोनों ही सेम फैमिली के वायरस हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मंकी पॉक्स के अंदर म्यूटेशन देखने के लिए मिलेंगे तो स्मॉल पॉक्स वाली जो वैक्सीन है वो यहाँ पर काम करना बंद कर देगी धीरे धीरे, और जब काम करना बंद कर देगी तो फिर बात वही कि न्यू वैक्सीन डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको टाइम चाहिएगा। तो बात यही की जा रही है कि मंकी पॉक्स वायरस जिसके अंदर हायर रेट ऑफ म्यूटेशन यहाँ पर हैं, अब स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी उनकी तुलना में हमें न्यू वैक्सीन्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी जो हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं। इतना पॉइंट आपको यहाँ से जो है वो याद रखना है। तो यही पॉइंट है, ओके। जून तक आप देखो केसेस की संख्या भी यहाँ पर दी गई है, लगभग 550 के करीब लैब कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स वायरस के केसेस देखने के लिए मिले हैं, और नाइजीरिया में भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। 47 म्यूटेशन देखने के लिए मिले हैं इसके अंदर में इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। छोटे समय में इतने सारे म्यूटेशन देखने के लिए हमें इसके अंदर में मिले हैं। खैर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मंकी पॉक्स वायरस आया है तो इसके ऊपर ही आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे। 5 जून के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल मंकी पॉक्स वायरस के बारे में आया था। इसके अंदर यही बताया गया कि म्यूटेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हो रहे हैं और भारी मात्रा में म्यूटेशन यहाँ पर हो रहे हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बारे में कि ये किस तरीके की डिजीज़ है मंकी पॉक्स वायरस। इसको आप अब खुद से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करोगे, मैंने 2 बार इसको समझा दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा डाउन टू अर्थ के अंदर भी इसको कई बार समझाया है, ओके। और इसके अंदर से एक पॉइंट जो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि मंकी पॉक्स जो है वो ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। याद रखना, दिस इज़ अ वर्ड, नॉट ओनली कॉन्टैक्ट, दिस इज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट, ओके। तो इसके अंदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। इन्फेक्टेड पर्सन हो या एनिमल्स हो या मटेरियल जो कंटेमिनेटेड हो वायरस से वो ट्रांसफ़र हुआ हो, या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट विद लीजन, ठीक है, घाव वगैरह या फिर इंजरी वगैरह के ज़रिए कुछ क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ हो, या फिर बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसफ़र हुए हों, या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो, ठीक है, कंटेमिनेटेड मटेरियल है। इन सब के कारण में यहाँ पर आपका मंकी पॉक्स वायरस होता है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता दिया, तो इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसके ऊपर अगर अलग से आर्टिकल यहाँ पर ये लोग छाप देते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने इस चीज़ को पढ़ दिया है कि हाँ भाई क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। चलो फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और डिस्कस की गई हैं। आगे लिखा हुआ है कि इनहेल्ड वैक्सीन टू बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। हम काफ़ी वैक्सीन्स क्रिएट कर रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड,
लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो इनहेल्ड वैक्सीन को एक रियलिटी यहाँ पर बनाएंगे। मतलब उसके शॉट्स इस तरीके से ना दिए जाएं, जो है वो आपका इनहेल करके, यानी कि नाक के ज़रिए उसको यहाँ पर लेने की बात की जा रही है। ओके, तो ये सब चीज़ें निकल करके यहाँ पर आ रही हैं, और ये जब वैक्सीन यहाँ पर बन जाएंगी तो ग्रेटर स्ट्राइड देखने के लिए मिलेगा, बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव इन ऑल पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके बारे में बताया गया है। हमारे पास पेंडेमिक के दौरान काफ़ी सारी वैक्सीन्स निकल के आई, लाइक फाइज़र की है, मॉडर्ना की है, एस्ट्राजेनेका की है। ये सब वैक्सीन्स यहाँ पर हैं। कोविड-19 भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर स्प्रेड हुआ, और स्प्रेड होने के साथ साथ उसने कई सारे म्यूटेशन भी यहाँ पर दिखाए, सीरियस इलनेस भी मिली, डेथ्स भी मिली कंट्रीज़ में, और कई सारी कंट्रीज़ ने वैक्सीन्स भी डेवलप की और अपना जो पॉपुलेशन है उसको सेव भी किया। लेकिन ये वैक्सीन जो है, इसके अंदर कुछ चुनौतियाँ भी हैं कि ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो वैक्सीन आप लोग लगवा करके आए हो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब वो इनहेल्ड नहीं है ना, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि सभी पॉपुलेशन में ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, और साथ ही साथ कोई नया वेरिएंट आ जाए तो आपको वैक्सीन के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। नॉर आर दे एज रोबस्ट अगेंस्ट न्यू वेरिएंट एज दे आर अगेंस्ट द ओरिजिनल स्ट्रेन ऑफ SARS-CoV-2। ओके, तो यही दिक्कत आपकी वैक्सीन के साथ मिल रही है, जो आप पर्टिकुलरली इस टाइम यूज़ की जा रही है उसके अंदर, कि सभी पॉपुलेशन में इफेक्टिव नहीं है, और नया वेरिएंट आ जाए तो उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इसमें नेक्स्ट जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, जिसको आप कह रहे हैं इनहेल्ड वैक्सीन, तो उसकी टेस्टिंग अभी हो रही है। देखो, बनी नहीं है, अभी नाम भी नहीं है इसका, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं ह्यूमन ट्रायल्स। ओके, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए ना कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। दैट दे आर करंटली टेस्टिंग विल बी मोर इफेक्टिव। तो ये आज की वैक्सीन की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव देखने के लिए मिलेगी, इफेक्टिव फॉर लॉन्गर यूज़ एंड विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यू वेरिएंट्स ऑल्सो। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि ये इसकी तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, साथ ही साथ जो है वो नए वेरिएंट से भी लड़ने में हमारी मदद करेगी। तो ये सारे पॉइंट अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो, जब इसके ऊपर और रिसर्च होगी या इसका कोई फैंसी नाम यहाँ पर यूज़ किया जाएगा तब हम इसको और ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर चाइना की बात आती है। चाइना ने जो है वो एम्परर पेंगुइन्स होती हैं, ठीक है, ये जो पेंगुइन्स हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन्स है। ओके, और इन पेंगुइन्स की सेफ्टी के लिए अब जो है वो चाइना कुछ काम नहीं करेगा। बेसिकली चाइना क्या, और भी कंट्रीज़ थी यहाँ पर जो कि जो आपके एम्परर पेंगुइन्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एक मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, और मीटिंग के अंदर चाइना ने एम्परर पेंगुइन्स को बचाने के लिए कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाए हैं। ओके, तो ये चीज़ें उभर करके आ रही हैं। डजन्स ऑफ कंट्रीज हैज़ बैक्ड गिवन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंगुइन्स स्पेशल प्रोटेक्शन स्टेटस एट द 10-day मीटिंग, जो कि बर्लिन में हो रही थी। बर्लिन के अंदर अंटार्कटिका काउंसिल की मीटिंग यहाँ पर हो रही थी, जो कि 22 मई से लेकर के 2 जून तक यहाँ पर होगी ये मीटिंग। ओके, और इस मीटिंग के अंदर यही बातें हुई कि जो अंटार्कटिक का एनवायरनमेंट है उसको कैसे सेव किया जा सके। ओके, जो अंटार्कटिक ट्रीटी यहाँ पर है ये इसी चीज़ के लिए है कि ये 1959 में साइन की गई थी अंटार्कटिका ट्रीटी, और ये ट्रीटी इस चीज़ के लिए है कि अंटार्कटिक के अंदर साइंस के क्षेत्र में, मतलब साइंस टेक का यूज़ करते हुए वहाँ के एनवायरनमेंट को सेव रखा जाए। जैसे आइस यहाँ पर पिघल रही है तो उसको रोका जाए, ठीक है, या पोल्यूशन वहाँ पर बढ़ रहा है तो उसको रोका जाए, ओजोन डिप्लीशन हो रहा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है तो उसको रोका जाए। ओके, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। आर्म कन्फ्लिक्ट वहाँ पर ना हो उसको रोकना है। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए जो आपकी अंटार्कटिक ट्रीटी है वो यहाँ पर साइन की गई थी। इसकी मीटिंग यहाँ पर हो रही थी बर्लिन के अंदर। ओके, और 10 डे की मीटिंग थी, उसमें आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आई। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस एम्परर पेंगुइन को स्पेशल प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया, लेकिन जो चाइना है उसने अपना यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है उसको हटा लिया है। अब वो इसके लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं करेगा। तो चाइनीज़ डेलीगेशन जिन्होंने मीटिंग को अटेंड यहाँ पर किया, उन्होंने इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है। ओके, और इन्होंने कहा कि इट वांटेड मोर टाइम टू कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ द पेंगुइन्स। ये और सोचेगा इसके बारे में कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आएंगी। रशिया भी जो है वो आपको मिलेगा कि अंटार्कटिका में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और इसने भी यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन की बात की है। ठीक है, ये अपना चालू रखेंगे इन चीज़ों को। खैर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, इंडिया सेंट्रिक न्यूज़ नहीं थी ये। ओके, बट एम्परर पेंगुइन्स जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन्स है, इसको याद रखिएगा। और अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में इतना पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा।
इसके बाद अगर हम आगे बात करें, इंडिया का रोल इन ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी इज एट स्टेक। क्या खतरा नज़र आ रहा है इंडिया की हेल्थ डिप्लोमेसी को? तो देखो, आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि आने वाली जो WTO की मिनिस्टीरियल मीटिंग यहाँ पर होगी 12 जून से लेकर के 15 जून के बीच, वहाँ पर हमें शांत नहीं रहना है, वहाँ पर हमें अपनी चलानी है। यानी इंडिया को एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो जैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडिया उसमें कंट्रीज़ की मोनोपोली को यहाँ पर तोड़ रहा है और इंडिया भी वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट अब कर रहा है। आपकी कई सारी बातें इंडिया की सुनी जाती हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रिप्स वेवर है उसकी बात सुनी गई, या पीस क्लोज हम हर बार लागू कर देते हैं, हमारी सुनी जाती है। ठीक है, तो हमारी काफ़ी अच्छी चलती है मतलब यहाँ पर, ठीक है, एक इंटरनेशनल मंच पर, और इसको और बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दिया गया है यहाँ पर WTO के अंदर में, जो आपका बेसिकली होता है ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो एस्पेक्ट यहाँ पर है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, उसमें जो वैक्सीन है उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बेसिकली बौद्धिक संपदा है वो यहाँ पर उपलब्ध ना कराई जाए, उसके रिलेटेड इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील जैसी कुछ कंट्रीज़ ने साथ में मिलकर के WTO के प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहा था कि वैक्सीन्स के लिए जो आप कह सकते हैं IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको ना इशू करें, क्योंकि अगर उनको इशू कर दिए तो वैक्सीन्स के प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएंगे और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन्स महंगी यहाँ पर मिलेंगी। तो हमने वेवर की बात कही कि जो वेवर यहाँ पर होना चाहिए, मतलब छूट हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए, ट्रिप्स एग्रीमेंट टेम्परली यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, और ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती ही रहती हैं। और यहाँ पर ऐसे ही अफ्रीका के अंदर भी कुछ एड्स के एक्टिविस्ट थे, HIV के, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये वैक्सीन के ऊपर टेम्परली तरीके से रोका जाना चाहिए, लाइक एड्स की वैक्सीन्स वगैरह हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो ये सब दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया और दूसरे कंट्री साथ में मिलकर के यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। बट फिलहाल हम इंडिया की ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज दैट द रिच कंट्रीज स्पेंड वास्ट सम ऑफ मनी। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा उभर करके आता है, आपने कह दिया कि वैक्सीन के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए। भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस लिए होते हैं? कोई कंपनी है उसके अपने जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ये दिया जाता है। उस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च किया होगा या नहीं किया होगा? यस, किया होगा। ठीक है, किया होगा तभी तो वैक्सीन बना पाए। इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च होता है? नहीं होता है, 1% से भी कम पैसा खर्च होता है। दूसरी कंट्रीज उसके ऊपर पैसा खर्च करती हैं और हम WTO के अंदर में जाकर के इन चीज़ों को कहते हैं कि ट्रिप्स वेवर यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है, या फिर पीस क्लोज यहाँ पर लागू कर दी जाए। पीस क्लोज बेसिकली अलग चीज़ है, ठीक है, आप अभी फिलहाल ट्रिप्स वेवर के ऊपर ही यहाँ पर रहो। ओके, तो ये उभर करके आता है कि एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरीके के मुद्दे यहाँ पर उठा करके लाती हैं कि इसको वेवर दिया जाना चाहिए, इसको वेवर दिया जाना चाहिए। हम क्यों नहीं यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं? ओके, हम क्यों नहीं देते? तो ये मुद्दा एक उभर करके यहाँ पर सामने आता है। इसके बाद एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बाय लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इज व्यूड एज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट एंड देयर रिसर्च कंट्रीब्यूशन आर ईदर, जो आपका देखने के लिए मिलेगा कि इधर इग्नोर्ड और दे रिसीव लिटिल पब्लिक अटेंशन। लो, ये भी बताया गया है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर कम अटेंशन यहाँ पर दिया जाता है। एट द सेम टाइम द IP सिस्टम क्रिएट अ थिकेट ऑफ मोनोपोलीज दैट ब्लॉक लोकल प्रोडक्शन। यहाँ पर आप देखो कि जब एक सिंपल सी बात है ना कि एक वैक्सीन को अगर IPR मिल जाता है तो उसका लोकल प्रोडक्शन नहीं कर सकते जब तक कि आप IPR यानी कि राइट्स को खरीद नहीं लेते, और ख़रीदने के लिए आपको भारी पैसा देना पड़ेगा। तो लोकल प्रोडक्शन इसका इस तरीके से रुक जाता है, और इसीलिए जो इंडिया या फिर और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरीके के वेवर की बात यहाँ पर करते हैं। WTO ने एक अपना लिमिटेड प्लान भी यहाँ पर लॉन्च किया था, और इस लिमिटेड प्लान के अंदर में द लिमिटेड प्लान इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू वैक्सीन एक्सक्लूडिंग थ्योरोपेटिक एंड अदर मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो लैक्स टीथ इन मैनी वेज। ओके, ऑल्सो लैक्स टीथ इन मैनी वेज। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली इस चीज़ के ही लिए था कि ये जो लिमिटेड प्लान है ये किस चीज़ के लिए वेवर दिया जा सकता है, किस चीज़ के लिए वेवर यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। ओके, तो यहाँ पर यही है कि लिमिटेड प्लान के लिए जो है बेसिकली ये वैक्सीन तक ही है,
मेडिकल प्रोडक्ट या थेरेपेटिक प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ नहीं अवेलेबल अभी होगी। ओके, तो लिमिटेड प्लान किस चीज़ के लिए है ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से ध्यान में रखो। और इंडिया जो है अगर ये सिस्टम यानी कि लिमिटेड प्लान को अडॉप्ट कर लेता है तो द प्रपोजल इज इन इट्स करंट फॉर्म कुड बी अ नेगेटिव, एक मिनट, could be a negative precedence for efforts to increase access to medicine, vaccines and diagnostic tests now and in the future। तो यही बात उभर करके आ रही है कि अभी अगर थेरापेटिक्स और मेडिकल प्रोडक्ट के ऊपर में ये चीज़ अगर वर्क नहीं करेगी तो इंडिया को इससे कुछ निगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हम इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी सब विचार यहाँ पर चल रहे हैं, बेसिकली सब मीटिंग वगैरह यहाँ पर होगी, इसके अंदर में और चीज़ें क्लियर होंगी, जो कि 12 से 15 जून के अंदर में मीटिंग यहाँ पर होगी ना, उसके अंदर में सब चीज़ें उभर करके आएंगी। वैसे इंडिया की जो पॉलिसी है वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। और हेल्थ डिप्लोमेसी के बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हो, लाइक वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात यहाँ पर कर सकते हो, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव्स की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आप एक आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हो। उसके अलावा ये ज़रूर से आप यहाँ पर लॉन्च कीजिएगा ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में। तो अब चलते हैं आपका ये 12 जून के अंदर, और 12 जून के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें काम की हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है तो तेज़ी से निकलने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। लिखा हुआ है कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई। वैसे तो हमें पता है कि ये ऊपर पेड़ से पत्ते खाते थे और वगैरह वगैरह करके इनकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है, आपको इतना पता है तो इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना। इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि जिराफ जो है वो उन्होंने अपनी जो लंबी गर्दन यहाँ पर मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि वो सेक्सुअल कंपटीशन में इन्वॉल्व यहाँ पर थे। सेक्सुअल कंपटीशन की वजह से उन्होंने हेड वॉशिंग फाइट्स यहाँ पर की, जिसकी वजह से उनकी गर्दन यहाँ पर लंबी हो गई। हेड वॉशिंग फाइट्स तो कई सारे और एनिमल्स के द्वारा यहाँ पर की जाती है, तो हमें इसके अंदर जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे किसी काम की यहाँ पर नहीं बन जाती। उसके बाद लिखा हुआ है आपका हिट बाय डेब्रिस। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, नासा का मिशन है, नासा का टेलीस्कोप है, और इंफ्रारेड वेवलेंथ में यहाँ पर वर्क करेगा। याद रखना इस चीज़ को भी, इंफ्रारेड वेवलेंथ में वर्क करेगा। हबल स्कोप जो हबल टेलीस्कोप यहाँ पर मौजूद था उसका रिप्लेसमेंट ये यहाँ पर है। फिलहाल क्या हुआ है कि फिलहाल ये एक माइक्रोमीटेरॉइड से यहाँ पर टकरा गया, और टकराने के बाद जो इसका प्राइमरी मिरर था उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट देखने के लिए मिला है, लेकिन इससे उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सेगमेंट विल नॉट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ओके, तो ये चीज़ें उभर करके आई हैं क्योंकि इसको जो इंजीनियर किया गया है वो इसी तरीके से किया गया है कि माइक्रोमीटेरॉइड का इस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखो। वैसे इसको हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब भी न्यूज़ में आए ये नोट्स के अंदर पर्टिकुलरली बना हुआ होना चाहिए। अगले आर्टिकल है इथिकल डिलेमा, और इसके अंदर क्या किया गया है, बेसिकली इथिकल रिसर्च के लिए एक एप्लीकेशन तैयार की गई है। उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पूछने के बाद आप क्या आंसर देते हैं उससे पता लगेगा कि आपके अंदर नैतिकता क्या है। नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद टोंगा वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हुआ था जनवरी 2022 में, और वहाँ पर जो है वो बेसिकली ये पूरा वोल्केनो का नाम था हुंगा टोंगा हुंगा हैपाई और वोल्केनो, ठीक है, छोड़ो खैर। ओके, तो ये पता करना है कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हुआ था साउथ पैसिफिक के अंदर में, ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव क्यों था। ओके, उस चीज़ के ऊपर बात यहाँ पर करनी है। फिलहाल तो ये चीज़ निकल करके आई है कि जो टोंगा वोल्केनिक था उसका सेंटर कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने के बाद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैग्मा रिलीज हुआ और वो मैग्मा वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर गया, जिसकी वजह से ये जो है वो आपका भारी मात्रा में इरप्शन देखने के लिए मिले। ये सब चीज़ें डाउन टू अर्थ के अंदर में मैंने डिटेल में पढ़ाई हैं। मैंने ये भी पढ़ाया कि टोंगा वोल्केनिक इरप्शन इतनी तेज़ी से हुआ उसके बावजूद भी ग्लोबल कूलिंग क्यों नहीं हुई, ठीक है, ग्लोबल कूलिंग क्यों नहीं देखने के लिए मिली। ग्लोबल कूलिंग कैसे होती है भाई, ग्लोबल कूलिंग यही है कि यहाँ से आपके अलग अलग तरीके के एरोसोल्स निकलेंगे, और जब एरोसोल्स यहाँ पर निकलेंगे तो वो सनलाइट को ब्लॉक करेंगे और इसके नीचे का जो एनवायरनमेंट है ये वाला, ये आपका पूरी तरीके से कूल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल कूलिंग। इतना वायलेंट इरप्शन यहाँ पर हुआ उसके बाद भी ग्लोबल कूलिंग क्यों नहीं हुई, ये मैंने इस जो वीडियो है इसके अंदर में पढ़ा दिया था, आप इसको देख सकते हो, जनवरी 2022 की, और ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इसको देख लो। उसके बाद फिर आज के न्यूज़पेपर में यानी कि 12 जून के न्यूज़पेपर में फिर से मंकी पॉक्स के बारे में दिया गया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, तो हाँ भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यहाँ पर है। अब इसके अंदर किस तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिशन है तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केस जो यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं वो मैन के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, मैन के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं जिसने सेक्स किया हो मैन के साथ ही, ठीक है।
तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। या फिर ऐसे जो हैं जो कि आपके बाइसेक्सुअल मैन हैं, ठीक है, उनके अंदर में ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं मंकी पॉक्स वायरस के। और भी चीज़ें, जैसा कि बाकी चीज़ें तो क्लियर कर ही चुके हैं कि क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पर हैं तो सिम्टम्स शो कर सकते हैं। उसके अलावा घाव वगैरह हैं या इंजरी वगैरह हुई है, वहाँ पर कोई क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उसके ज़रिए भी हो सकता है। बाकी पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कहता हूँ मैं बार बार पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन आप लोग नहीं देख रहे हो। क्वेश्चन देख लो ना एक बारी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना ईजी चीज़ें यहाँ पर हैं। यूपीएससी सीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया बी सेल्स और टी सेल्स का जस्ट जनरल रोल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेसिक साइंस। दिस इज अ बेसिक साइंस। ओके, तो बेसिक साइंस के अंदर में साफ साफ है बी टेल्स टी सेल्स का डायरेक्ट रोल यहाँ पर पूछा है। कितनी दफ़ा पढ़ाया होगा यार, कोविड-19 के बारे में भी पढ़ाया, उसके अंदर सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं कि बी सेल्स हैं, सी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, सॉरी, इनका अलग अलग रोल भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। बट यहाँ पर तो कंबाइंडली रोल यहाँ पर पूछ लिया गया और आंसर हो जाता था कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कोज्ड बाय द पैथोजेंस। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है भाई। इग्नोर करना कब सीखोगे चीज़ों को, ठीक है? इम्यूनो सप्रेसेंट लिखा हुआ है, ऐसा होता है क्या? ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है? टर्म भारी लग रही है ना, आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड इम्यूनो सप्रेसेंट। ओके, तो ऐसा थोड़ी होता है बी सेल्स टी सेल्स के अंदर में। बेसिक नॉलेज होती तो आप इस चीज़ को यहाँ पर कर पाते। खैर, आप कर भी पाए होगे बहुत सारे लोग, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो वैक्सीन्स यहाँ पर बनी उनके बारे में बताइए। भाई मैंने पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है कोविडशील्ड, और इस वैक्सीन को बनाया है एमआरएनए प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, एमआरएनए प्लेटफॉर्म के बारे में कब से पढ़ना शुरू किया है भाई? 2021 के एंड में कहीं जाकर के एमआरएनए प्लेटफॉर्म का नाम न्यूज़पेपर्स के अंदर में आना शुरू हुआ, और ये वैक्सीन आपने कब लगवा ली? 2021 के शुरू में। ओके, तो ये वैक्सीन आपकी एमआरएनए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नहीं बनी थी। आपको नहीं पता कौन सा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बनी थी। लेट से वैसे मैंने बताया है कि सब ये चीज़ें रिकॉम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह के बेस पर थी, लेकिन आपको नहीं पता। बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि चीज़ें हमने कब पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी। कोविडशील्ड वैक्सीन कितनी पुरानी हो गई है, पहली वैक्सीन के रूप में उभर करके आई। सीधे एमआरएनए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर दोगे? नहीं ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत, और उसी के चक्कर में आपका बाकी के 3 ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। ये होती है बेसिक साइंस। इस तरीके से काम करोगे तो हो जाएगा। मंकी पॉक्स के बारे में पूछा जाएगा तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो, इतना डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर आगे चलें, फिर वही बात, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ए नेटवर्क ऑफ स्पाइकिंग न्यूरॉन्स डेमोन्स्ट्रेटेड, हमें नहीं पता क्या किया आपने। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आईआईटी बॉम्बे की टीम ने फर्स्ट स्पाइकिंग न्यूरो सिंपैथिक कोर डेवलप कर लिया, डिज़ाइन कर लिया है। हमें नहीं पता कि ये क्या है, और इसमें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है वो है आपकी सिलिकॉन और इंसुलेटर टेक्नोलॉजी। ये क्या है हमें भी नहीं पता। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि हमें नहीं पता, हमें जाननी भी नहीं है, ठीक है, हमें जाननी भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बन जाती। सिलेबस आप लोग समझने की कोशिश करो कि दिस इज़ अ डीप टेक्नोलॉजी। ओके, ये हमें नहीं जाना, हमें बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ यहाँ पर रहना है। आपसे पूछा जा सकता है क्वांटम टनलिंग के बारे में। दोस्तों, ये इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूपीएससी निकाल के लाता है, उसको कोई मतलब नहीं कि ये क्या है न्यूरो सिंपैथिक कोर और क्या है ये सिलिकॉन और इंसुलेटर टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब टेक्नोलॉजी डीप फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है, हमें इसके अंदर में नहीं जाना। लेकिन क्वांटम टनलिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ पर अभी जो है वो यूज़ किया गया है क्वांटम टनलिंग, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेसिकली देखो, क्वांटम टनलिंग इस तरीके का फिनोमिना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया एक लाइन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म क्वांटम टनलिंग, तो 4 ऑप्शन देगा A B C D, और उसमें से एक आपको सही यहाँ पर करना है। तो क्वांटम टनलिंग के बारे में भी बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में ये चीज़ें आ जाती हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर में चीज़ें आ जाती हैं, तो उतना डिटेल में हम यहाँ भी नहीं जा सकते, बट कुछ तो देखना पड़ेगा। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर आपको एक हिल पार करनी है तो आपको पहले उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और फिर उधर की साइड जाना पड़ेगा। इसमें आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर होगी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आपको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके और टनलिंग के कंसेप्ट को यूज़ करके इस बैरियर को ऐसा का ऐसा ही पार कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि एक टनल टाइप की क्रिएट हो गई। ये हम फिजिकल तरीके से क्रिएट नहीं करेंगे भाई कि इसको खोद दिया नीचे ही नीचे, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वांटम, ये एक तरीके से वर्चुअल काम यहाँ पर होगा और इस तरीके से हम एक चीज़ को यहाँ पर पहुँचा देंगे। देखो,
अगर फिजिकल डेफिनेशन चाहिए, बहुत तगड़ी डेफिनेशन चाहिए, तो ये लिखी हुई है पहले पॉइंट के अंदर कि ये एक फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल पेनिट्रेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को विद हाइट ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल की टोटल एनर्जी से भी ज़्यादा हाइट से। और साथ ही साथ ये फिनोमिना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वायलेट करता है द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि इस तरीके से बताती थी, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वायलेट करता है। आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी तो आप तीसरी डेफिनेशन पर फोकस करो जो कि मैंने बोल्ड की है। टनलिंग या क्वांटम टनलिंग also called the barrier penetration। हुआ ना barrier penetration? ओके। इन फिजिक्स passes of minute particles, अच्छा ये पार्टिकल्स बड़े नहीं हो सकते, याद रखना, these are the minute particles। क्वांटम फिजिक्स के अंदर बात कर रहे हैं तो बिग पार्टिकल्स का कोई स्कोप नहीं बनता। passes of minute particles through seemingly impossible force barriers, ऐसे बैरियर्स जो कि इम्पॉसिबल हैं, जिनसे गुजरना मुश्किल है, ऐसे बैरियर्स के अंदर हम माइन्यूट पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करा देते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। इतना याद रखो, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा का स्कोप नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोप्लास्टिक फाउंड इन अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका के अंदर माइक्रोप्लास्टिक यहाँ पर मिल रही है और बेसिकली जो माइक्रोप्लास्टिक वही 5 mm से कम के पार्टिकल्स जो हैं वो सब यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक के रूप में बन जाते हैं और अंटार्कटिका की आइस के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिल रही है। दिस इज़ नॉट वेरी गुड। अभी अभी पता चला था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक बन रही है। तो आपका जो मेंस एग्जाम यहाँ पर होगा, मुझे लगता है कि इस बारी माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए कि माइक्रोप्लास्टिक के क्या थ्रेट हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये बेसिकली इम्पैक्ट करता है आपके हेल्थ सिस्टम को या एनवायरनमेंट को, उसके ऊपर क्वेश्चन निकलने के चांसेस बन जाते हैं। फिलहाल यहाँ से तो कुछ काम का नहीं, ये पता होना चाहिए कि बस अंटार्कटिका के अंदर से भी हमें माइक्रोप्लास्टिक मिलने लगी। आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोप्लास्टिक कहाँ कहाँ मिल रही है, तो हर जगह मिल रही है। ह्यूमन बॉडी हो चाहे आपका अंटार्कटिका हो, जहाँ पर प्लास्टिक का पहुँचना कभी कभी मुश्किल लगता था लेकिन आज मिल रही है। इसके बाद सुश्रुत का जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग ए नोज, हमारे किसी काम का नहीं, ये मेडिकल साइंस की हिस्ट्री है, हमारे किसी काम की नहीं। बेसिकली एक टर्म है जिसका नाम है राइनोप्लास्टी, ये टर्म याद रखिएगा। नोज की सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। ओके, जस्ट इतनी पॉइंट आपको इस पूरे भरे हुए आर्टिकल से निकाल करके लेकर के आनी थी। और इसी तरीके का जो बेसिकली राइनोप्लास्टी का मेथड है ये हमें सुश्रुत संहिता के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि नेजल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर है। नेजल रिकंस्ट्रक्शन या नेजल सर्जरी जो है वो आपके फेस की सिमेट्री बनाने के लिए यहाँ पर की जाती है। कभी कभी किसी की नाक इधर उधर होती है तो फेस सिमेट्री में यहाँ पर नज़र नहीं आता, तो उसको सिमेट्री करने के लिए ये आपकी राइनोप्लास्टिसिटी यहाँ पर यूज़ की जाती है। और ऐसा ही काम पहले भी यहाँ पर होता था। अब इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है और इतना ही आपको पढ़ना है। ये लास्ट हो गया वीडियो यार, लंबी खिंच गई क्योंकि 2 महीने के करंट 2 हफ्ते के हो गए ये, 5 जून और 12 जून, ठीक है। बट ठीक है, इतना यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान में रखो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।